एक गरीब युवा किसान लड़के ने अभी अभी अपने दादा को खो दिया। युवा के बूढ़े व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उनका शरीर आधा कर दिया गया था। जितना वह कोशिश करता वह रो नहीं सका। बूढ़े व्यक्ति के युवा के इकलौते परिवार होने के बावजूद उसके दिल में कोई दुख नहीं था। जब लड़का जलते हुए झोंपड़ी का विचार करता है, वह सोचता है कि वह वास्तव में कितना निर्दयी और खराब व्यक्ति है। एक दिन लड़का बूढ़े आदमी के पास वापस आया और गर्व से उसे अपने हाथ में आत्मा संबंधी जड़ी बूटी दिखाई। दादा ने अपने पोते की प्रशंसा की, जिसने दावा किया कि जड़ी बूटी पूर्वी हिस्से में पाई गई थी, ठीक जैसा कि बूढ़े आदमी ने बताया था। आदमी के अनुसार बड़ी आत्मिक संबंध जड़ी बूटी की कीमत $5 होगी और लड़के के अनुसार वहाँ एक लोमड़ी का बिल भी था, जिसमें केवल बच्चे थे और उनकी माँ नहीं थी। चिंतित होकर बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से पूछा कि क्या उसने छोटे लोमड़ी के बच्चों को मार दिया। बच्चे ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि छोटे लोमड़ी के बच्चों की जान लेना उनकी माँ को दुखी करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के की प्रशंसा की और उसे अपनी टोकरी एक तरफ रखकर खाने के लिए कहा। दादा ने झांग से एक वादा करने के लिए कहा। दिलचस्पी से झांग ने पूछा कि यह क्या हो सकता है। बूढ़े आदमी ने अपने पोते से कहा कि वह कभी भी किसी को अपनी सच्ची पहचान न बताए। खून के प्यासे लड़के ने अपने मृत परिवार से माफी मांगी। जैसे ही जवान आदमी अपनी दरांती की ओर बढ़ता है, वह दावा करता है कि वह कभी भी ऐसा वादा नहीं निभा सकता। झांग ने दरांती उठाई और अपना बदला लेने के लिए एक गर्जना की। शांतिपूर्ण झांगलियान देश में एक गाड़ी शहर के भीतर घूम रही थी। कई घायल आदमी उस गाड़ी में ले जाए जा रहे थे। भीड़ ने पकड़े गए पहाड़ी डकैतों और अपराधियों को नफरत और घृणा से देखा। जैसे ही एक कैदी वाली पिंजरा गुजरा, लोगों ने कैदियों की मौत की कामना की। जैसे ही कैदी गुजरे, खिड़की पर एक आदमी ने एकल पिंजरे में बैठे व्यक्ति के बारे में पूछा, जिसने उसके दोस्त को आकर्षित किया। पिंजरे के अंदर का युवा व्यक्ति काफी घायल और अच्छी तरह से हिरासत में था। जैसे ही वह अपनी चाय की चुस्की लेता है, आदमी कहता है, खिड़की पर खड़ा व्यक्ति कहता है कि लड़का मास्टर जितना ही युवा होगा। दूसरा आदमी कहता है कि उसे उसकी उम्र के कारण कम नहीं आंकना चाहिए और शायद वही सबसे खतरनाक कैदी है, जिसे पहले वाले ने अनुमान लगाया क्योंकि उसे एक अलग पिंजरे में बंद किया गया था। जैसे ही वह दूसरा पे ऑर्डर करता है, पीले कपड़े वाला कहता है कि कैदी उसके दोस्त को प्रभावित नहीं करता, जो हत्याकांड का हिस्सा है। मोटे आदमी के अनुसार लड़के को उसकी कई हत्याओं के लिए स्काई डेमन किलर के नाम से जाना जाता था, लेकिन टोपी वाला उससे प्रभावित नहीं था और उसे मामूली हत्यारा कहा। पीले कपड़े वाला आदमी दूसरे से पूछता है कि वह इस बार क्या खोज रहा है, जिसके उत्तर में उसने कहा कि वह किसी को लगाना चाहता है। आदर्श उम्मीदवार जवान होना चाहिए और उसकी उम्र से कोई परेशान नहीं होगा। अचानक एक पत्थर युवा कैदी के सिर पर आकर लगा। जिसने पत्थर फेंका उसने चिल्लाया कि वह भगवान की सजा से अधिक का हकदार है। भीड़ ने जब उस युवा व्यक्ति का अपमान जारी रखा तो कुछ ने नियोक्ता का ध्यान खींचा। वह युवा बस वहां बैठा अपमान झेल रहा था। टोपी वाले आदमी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जॉन वह कैदी था, घायल और खून में लथपथ। उसे देखने के बाद नियोक्ता ने तेजी से उठकर अपनी मांग रद्द कर दी, जबकि उसका दोस्त कहता है कि हत्यारे का सुंदर चेहरा एक महिला की तरह दिखता है। तलवार वाला व्यक्ति मेज से उठकर चल दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति चिल्लाते हुए स्पष्टीकरण की मांग करने लगा। सिपाही अब लड़के के पिंजरे के सामने बाहर खड़ा था। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। जॉन को नियुक्त करने के लिए एकदम सही पाया गया था। अब जियांग के आंतरिक महल गोल्डन जेड हॉल में आधी रात का समय था। अंदर जेल की कोठरियों की सख्त पहरेदारी की जा रही थी। नायक की कोठरी में अकेला था और 2 सैनिक उसकी पहरेदारी कर रहे थे। जॉन कहता है कि वह बहुत लापरवाह था। युवा लड़का उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करता है जिसे वह नफरत करता है। एक डरा सहमा आदमी कहता है कि वह लड़का प्रभावशाली है। जैसे ही वह नायक का गला दबाता है, आदमी कहता है कि यह अप्रत्याशित था कि एक अनजान बच्चा उनका पीछा कर रहा था। जॉन उसे एक राक्षस के रूप में देखता था। लंबी खोज और बाकी सभी को हराने के बाद लड़का अपने दादाजी के हत्यारे से आसानी से हार गया और उससे फिर से लड़ने पर वही हार मिलनी थी। जॉन उसके खिलाफ कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। लड़के को फिर याद आता है कि हत्यारे ने उसे एक अनजान बच्चा कहा था। अचानक जॉन ने शब्द कहे, मार्शल आर्ट्स। युवक ने सोचा कि क्या मार्शल आर्ट्स की निपुणता उसे अपने दादाजी के हत्यारे पर विजय दिला सकती है, लेकिन जॉन ने तुरंत इस विचार को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह इसे कभी सीख नहीं पाएगा। अचानक एक अजीब गैस कमरे में आ गई। इस अजीब पदार्थ ने हंसिए के राक्षस को आकर्षित किया। अपने दादा के साथ अनेक जड़ी बूटियां सूंघने के कारण जॉन बता सकता था कि यह धुआं या आग नहीं है और उन्होंने गैस के घटकों को पहचानना शुरू कर दिया। छिपकली की पूंछ और बैंगनी पार्सनिप इसके घटक थे। जैसे ही गार्ड को नींद आने लगी, उसने वलेरियन रूट की मौजूदगी पहचान ली। जब सिपाही गिरा, उसने वलेरियन रूट को देखा। जॉन को समझ में आ गया कि यह नींद लाने वाला गैस था। यहाँ तक कि एक युवा हर्बलिस्ट ने भी गैस को अंदर ले लिया। अंततः जॉन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर दरांती दानव हत्यारे की सेल का दरवाजा खोल दिया गया। जो कोई व्यक्ति जानवर के पिंजरे में दाखिल होने लगा, वह और कोई नहीं बल्कि वही टोपी वाला आदमी था। सैनिक ने अपनी आदर्श पसंद के अपहरण के लिए सोते की सुगंध का उपयोग करने का निर्णय लिया। अचानक जैसे ही दानव को रोकने वाली जंजीरें खुली, लड़का हिलने लगा। टोपी वाला आदमी चकित और भ्रमित था। झांग कभी सोया नहीं था, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहा था। परंतु स्थिति को समझने से पहले ही सिपाही का तलवारबाज पेट में जबरदस्त घुटना खाने को मिला। झांग ने इस मौके का फायदा उठाया और भागना शुरू कर दिया। गैस की खराब तैयारी के कारण सतर्क रहने में सफल लड़के ने इस अवसर का उपयोग करके भागने की कोशिश की। जारी रहेगा। अचानक हत्यारा कांपने लगा। झांग की पीठ पर कई बार वार किया गया। टोपी वाले आदमी ने दावा किया कि लड़का अब लकवाग्रस्त हो गया है क्योंकि उसके दबाव बिंदु पर मार की गई थी। स्तब्ध झांग को यह महसूस नहीं हुआ कि आदमी पास आ चुका है और उसने सोचा कि क्या यह मार्शल आर्ट्स था। इसके बाद अपहरणकर्ता ने अपने आदर्श प्रत्याशी को दीवार पर फेंक दिया। झांग को एहसास हुआ कि वह आदमी एक मार्शल आर्टिस्ट है और उसने सोचा कि क्या वही उसके दादा की मौत का जिम्मेदार था। लड़के ने देखा कि वे देखने में समान थे, लेकिन कातिल की बाईं आंख पर एक निशान था। अचानक कोई उनके पास आया और टोपी वाले आदमी से पूछा कि क्या झांग उनका आदर्श उम्मीदवार है। अपहरणकर्ता ने अपने मालिक से बाहर इंतजार करने को कहा और वह जो घूंघट में था, उसने कहा कि वह हमेशा से जेल का अंदरूनी हिस्सा देखना चाहता था और बताया कि यह बस उबाऊ और बदबूदार था। मालिक ने फिर झांग से बाहर इंतजार करने को कहा, लेकिन झांग इंतजार नहीं करना चाहता था।
मास्टर ने गार्ड कैम से कहा कि वह एक कुर्सी लाए और लड़के को वापस ऊपर लाए ताकि उसका चेहरा ठीक से देखा जा सके। टोपी वाले आदमी ने कैदी को बेरहमी से बैठाया। जैसे ही उसने उसका घूंघट उठाया, मास्टर ने दावा किया कि जांग बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। लड़का जो उसने देखा उससे दंग रह गया। युवा मास्टर, जो नायक की सटीक प्रतिकृति है, ने माना कि उनका इस समय मिलना भाग्य और नियति ही थी। गलती। जांग हक्का बक्का रह गया जब उसका हमशक्ल उसकी आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया पर हंसा। युवा स्वामी ने दावा किया कि लड़के को 2 दिनों में फांसी दी जाएगी। जांग ने अपनी भविष्य की मौत को स्वीकार किया। कैम के स्वामी ने कहा कि जीवन अन्यायपूर्ण है क्योंकि वह एक युवा स्वामी है और सामने वाला व्यक्ति इतना समान दिखने के बावजूद फांसी दी जाएगी। जांग ने अमीर व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। युवा स्वामी ने कैदी को एक दुर्लभ अवसर देने का निर्णय लिया जिसने घायल लड़के को उत्सुक कर दिया। जांग को मोक गैंगुन द्वारा महान तलवार मोक मैनर के तीसरे मालिक के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। युवा कैदी इस अचानक मिले प्रस्ताव से चौंक गया। मोक ने समझाया कि उसे बस मैनर में दिन बिताना है और उन विशेषाधिकारों का आनंद लेना है जो उसने कभी छके नहीं थे, जैसे कि सुंदर सेवक, एक आरामदायक बिस्तर और उत्कृष्ट भोजन। युवा मालिक ने फिर जोड़ा कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो जांग को पैसे की अच्छी खासी रकम से पुरस्कृत किया जाएगा जो उसे जीवन भर के लिए आजादी दिलाने में सक्षम होगा। जहां भी वह जाने का फैसला करे। टोपी वाले आदमी ने कैदी को एक लाल टॉफी दिखाई जिसे उसे मौके अनुसार सौदा पक्का करने के लिए खाना चाहिए। रुचि के साथ युवा ने पूछा कि क्या यह जहर है, जिस पर कैम ने जवाब दिया कि यह सुरक्षा के लिए है क्योंकि वह एक कैदी है। युवा मास्टर के गार्ड ने पुष्टि की कि हर्बलिस्ट को काम के अंत में विषहर मिलेगा और उससे उसके निर्णय के बारे में पूछा। जैसे ही वह कैंडी को देखता रहा, लड़के ने अपने मृत दादा के बारे में सोचा। उसने सोचा कि उसे दूसरा मौका कैसे मिला। जियोंग ने फैसला किया कि वह कैंडी खाएगा। कैम और मोक ने देखा जब उसने जहर निकला। एक दुष्ट मुस्कान युवा मालिक के चेहरे पर बन गई। अंततः जियोंग, दानव दरांती हत्यारा, को अपने मृत दादाजी का बदला लेने का एक और मौका मिला। लड़का अपनी सीधी अभिव्यक्ति बनाए रखा जब उसने लाल कैंडी निकली। जियोंग ने फिर मोक से पूछा कि क्या उसे सच में यह दूसरा मौका मिलेगा। युवा स्वामी ने उसकी पसंद की सराहना की। मोक ने फिर अपने गार्ड से हर्बलिस्ट की हथकड़ियां और वह प्रेशर पॉइंट सील खोलने के लिए कहा जो उसने लड़के पर लगाया था। जैसे ही युवा मास्टर ने आदेश दिया, दबाव बिंदुओं को मुक्त कर दिया गया। फिर हथकड़ियां खोल दी गईं। जियोंग अब फिर से चलने के लिए स्वतंत्र था और राहत महसूस कर रहा था। कैम ने फिर अपने मास्टर से कहा कि वह उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा, इसलिए उन्हें पीछे से उनका अनुसरण करना चाहिए। मक ने जियोंग को उसके आगे चलने का आदेश दिया। टोपी वाले व्यक्ति ने रास्ता साफ करने के लिए दोनों दिशाओं में देखा। केम यह देखकर हैरान रह गया कि कैदी उसके मालिक का चेहरा पकड़े हुए हैं। राक्षस कातिल ने तीसरे युवा मालिक की गर्दन को पूरी तरह पीछे मोड़कर तोड़ दिया। गार्ड केम अपने मालिक की अचानक हुई क्रूर मौत से सदमे में था। मक का शव जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ने मजाक में अपनी हत्या को मामूली गलती के रूप में दिखाया और टोपी वाले व्यक्ति से पूछा कि वह आगे क्या करेगा। धूर्त मुस्कान के साथ खूनी राक्षसी लड़के ने दावा किया कि उसने नकली को मार डाला। जिस इमारत में घबराए हुए लोग थे उसे आग लगा दी गई, ठीक उससे पहले जब राक्षस लड़के को गिरफ्तार किया गया। कोई सिर कटी हुई लाश को आग के बीच से ले जा रहा था और उस पल का आनंद ले रहा था। जियोंग अपनी दरांती से कमरे में सभी पर हमला कर रहा था और इसमें आनंद ले रहा था। पागलपन भरी हंसी उसके चेहरे पर थी जब उसने अपनी दरांती के साथ कमरे में सभी को काट डाला। शायद यह उसके देखभालकर्ता की मौत से जुड़ा हो। जब वह फर्श पर पड़े शवों और खून को देखता है तो युवक को एहसास होता है कि इस नरसंहार ने उसे खुशी दी है। जॉन उस सच्ची प्रकृति के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसके दादाजी बात करते थे। राक्षस लड़के की दरांती अब खून से सनी हुई थी। जैसे ही उसने अपने हाथ में सिर फेंका, वह इस नरसंहार में अपने चेहरे के भाव के बारे में सोचने लगा। लड़के का हाथ खून से लथपथ था जबकि वह अपनी सोच में खो गया था। पागल राक्षस ये देखकर हैरान था कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। झांग ने अपने दादाजी के शब्दों को याद किया और सोचने लगा कि क्या यही वह बात है जो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था। जीवित बचे अंतिम व्यक्ति ने सीरियल किलर से उसे बख्शने की विनती की। झांग सोचने लगा कि क्या वो वास्तव में बुरा है। नरसंहार करने वाला राक्षस अपनी असली प्रकृति के बारे में अनिश्चित था, लेकिन वह निश्चित रूप से आखिरी सांस ले रहे आदमी को मारने पर ध्यान केंद्रित कर चुका था। अचानक उस युवा व्यक्ति को पेट में चौंकाने वाली एक लात लगी। एक रहस्यमय योद्धा ने एक ही प्रहार में बच्चे को दीवार में फेंक दिया। जॉन तेज गति से लकड़ी की दीवार से टकराया। जब युवा लड़का खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस योद्धा को उत्सुकता हुई जबकि बाकी लोग भाग गए। चेहरे पर निशान वाला व्यक्ति यह देखकर चौंक गया कि युवा लड़का अभी भी सांस ले रहा है और उसे यह शानदार लगा जब उसने अपनी तलवार निकाली। हमारा नायक उस पर हमला करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए बोलने में असमर्थ था। जॉन निश्चित रूप से यह समझ गया कि निशान वाला व्यक्ति उसके लिए खतरनाक है। फिर उस व्यक्ति ने सही तरीके से लड़ाई की मुद्रा अपनाई। वह व्यक्ति जिसके चेहरे पर निशान था तुरंत ही यह देख लिया कि युवावस्था में पागल बालक मार्शल आर्ट से अनभिज्ञ था। पलक झपकते ही एक तलवारबाज लड़के की ओर लपका और दावा किया कि राक्षस ने उसके सबसे मजबूत वार को झेल लिया। जॉन फिर दर्द से कराहने लगा और उसकी गर्दन पकड़ी गई। वध करने वाले खड्ग राक्षस के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उसका रुचिकर गला दबाने वाला व्यक्ति एक साधारण मानव था, क्योंकि उसने उन दोनों के बीच की ऊंची दूरी को तुरंत पार कर लिया। दाग वाले आदमी ने स्वीकार किया कि वह सोच रहा था कि कौन उसका पीछा कर रहा है, परंतु वह यह देखकर चौंक गया कि वह लड़का मार्शल आर्ट्स में अनुभवहीन है, जो युवा व्यक्ति को रुचिकर लगा। लेकिन जॉन अपना प्रश्न पूछ पाता, योद्धा ने उसे पेट में छुरा घोंप दिया। दर्द में लड़के ने खून की खांसी शुरू कर दी। दाग वाले आदमी ने कहा कि जॉन एक बच्चा था जो उसकी अंतिम चाल को झेलने में सक्षम था बिना अपनी जान गंवाए। जब छोकर ने अपनी तलवार को हत्यारे के शरीर में वापस घुसाया तो युवा लड़के का दिल धड़कने लगा। वह यह दावा करता है कि इस राक्षस को यहीं और अभी नष्ट कर देना चाहिए। योद्धा के अनुसार जॉन को एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए था, क्योंकि उसके अपने अपराधों ने उसकी प्रारंभिक मृत्यु को बुलावा दिया। लड़का आसानी से अपने दादा की हत्या करने वाले द्वारा पराजित हो गया। जब साइथ राक्षस चेतना खोने लगता है तो उसे लगता है कि उसका अंत आ गया है। सौभाग्य से ऐसा नहीं होता। सौभाग्य से कैदी अभी भी जीवित था, लेकिन उसे जल्द ही फांसी दी जाएगी। लड़का दिल से एक और मौका चाहता है। इस बार वह पुष्टि करता है कि वह इसे नहीं गंवाएगा। दानव ने इस मौके को किसी भी कीमत पर पकड़ने की कस्में खाई। गार्ड कैम ये देखकर हक्का बक्का रह गया जब उसने झांग को मोक की गर्दन मोड़ते हुए देखा। तीसरे मालिक का शरीर जमीन पर गिर गया।
सन की मुस्कान के साथ लड़का टोपी वाले आदमी से उसकी अगली कार्रवाई पूछता है। खूनी राक्षस पुष्टि करता है कि उसने नकली को मार डाला। अचानक गुस्से में कैम कैदी की गर्दन पकड़ता है और उसे दीवार से पटक देता है। हैट वाले व्यक्ति को अपने मालिक की हत्या करने वाले स्टैंड इन पर बहुत गुस्सा आया और उसने उससे पूछा कि क्या उसकी मौत की इच्छा है, लेकिन मुस्कुराते हुए जियांग ने इसके विपरीत कहा, क्योंकि उसका काम असली मालिक की जगह लेना है जब खतरा हो। जब वह उस हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करता है जो उसे दबा रहा है, तो चालाक राक्षस कहता है कि अंधाधुंध पालन करना निश्चित रूप से उसकी मौत की ओर ले जाएगा। गार्ड कैम उस युवा व्यक्ति की प्रभावशाली ताकत से आश्चर्यचकित था। जैसे ही वह अपनी हाथ की पकड़ को हटाने की कोशिश करता है, हैट वाला व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या उसे उससे मारे जाने का डर नहीं है। गार्ड कैम ये देखकर हैरान था कि जियांग ने उसके और उसके मास्टर के बीच बंधन की कमी को कैसे पहचान लिया, जिससे हत्यारा अब तक मरा नहीं था। वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते हुए गार्ड कैम ने लड़के को जमीन पर पटक दिया। लड़का आदमी की चाल से पूरी तरह से स्तब्ध था। गार्ड कैम ने फिर अपनी पीठ के पीछे से एक खंजर निकाला। ठंडी नजरों से टोपी वाले आदमी ने लड़के से पुष्टि की कि वह उसे मार डालेगा। झांग ने पूछा क्या उसकी मौत वाकई अपरिहार्य है। उत्सुक गार्ड कैम ने राक्षस लड़के से पूछा कि वह उसे क्यों बख्शे। चालाक युवक ने कहा कि उसे विष के प्रतिरोधक का धारक जो आदेश दे उसे मानना होगा, वरना वह मर जाएगा। जिज्ञासु गार्ड कैम ने झांग से पूछा कि क्या उसका मतलब मॉक हाउस से धोखा करना और उसे अपने प्यादे के रूप में इस्तेमाल करना है। एक कटाई करने वाले दरांती राक्षस की मुस्कान ने सेवक की धारणा की पुष्टि की। गार्ड कैम चुप रहे और कुछ देर के लिए सोचा। आखिरकार उस व्यक्ति ने अपना निर्णय लिया। अचानक गार्ड कैम ने अपने खंजर से वार करने का निर्णय लिया। उसके चाकू के वार की आवाज सुनी गई। गार्ड कैम का चाकू कुछ चीर चुका था। झांग ने अपनी आंखों से कुछ इंच की दूरी पर ब्लेड को खाली नजरों से देखा। टोपी वाले व्यक्ति ने अपना खंजर म्यान में डाल दिया। अब झांग को मॉक जायांगू के नाम से जाना जाएगा। लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। खून का प्यासा और बदले की भावना से भरी हुई थी हंसिया दानव की आंखें। लेकिन नकली मास्टर की तलवार वाले तरीके में टोपी वाले व्यक्ति ने अपनी शर्तें थोप दी। स्थानापन्न को हवेली के निवासियों के साथ बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं था। कठपुतली ने कहा कि उसकी भूमिका स्टैंड इन के समान ही है, लेकिन कैम यह पुष्टि करता है कि आपको उससे सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने यह स्थिति चुनी है और पकड़े जाने पर कठपुतली उसे मार देगी। लेकिन कठपुतली के मालिक के पास कहने के लिए और भी बातें थीं, जिससे लड़के की जिज्ञासा बढ़ी। गार्ड कैम ने लड़के से कहा कि अगर वह विद्रोह करने की कोशिश करता है तो वह उसे तुरंत मार देगा। एक खाली मुस्कान के साथ जंग ने आखिरी शर्त मान ली। गार्ड कैम ने राक्षस को डरावना कहा और उसे जहर का निष्प्रभावी करने वाला पदार्थ दिया, जो जहर के घातक प्रभाव को हर 24 घंटे रोक देगा। तलवार मॉक मैनर पर सुबह होने लगी। युवा लड़का अपनी अच्छी किस्मत के बारे में सोच रहा था। जंग न केवल उस आदमी से बच गया जिसके चेहरे पर निशान था, बल्कि उसे नया आराम भी मिला, जिसने यह माना कि उसकी जीवित बचने की वजह उसके मृत संरक्षक का किया धरा था। उसने वादा किया कि वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक वह बूढ़े आदमी का बदला नहीं ले लेता। लड़के के दिमाग में केवल प्रतिशोध ही था। जब से मृत मोक डियंग की चोट का पता चला, जंग सोचता है कि चोट वाला आदमी यह मान बैठा कि वह उसका मृत शरीर था। एक मानसिक दानव ने मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचना शुरू किया। जंग को बताया गया था कि तीसरा युवा स्वामी मार्शल कबीले से है, इसलिए वह उनकी तकनीकें सीखने के लिए उसका प्रतिरूपण करेगा। योजना का अगला कदम पुराने आदमी के शव को खोजने का था। जैसे ही वो अपना भोजन करता है, वह मार्शल आर्ट्स सीखने के मिले मौके के बारे में सोचता है, पर कुछ ऐसा है जो उस युवा आदमी को परेशान कर रहा है। कठपुतली के लिए कठपुतली मास्टर द्वारा नियुक्त किया गया गार्ड परेशान करने वाला निकला। गार्ड कैंप का शिष्य गोचान कमरे के प्रवेश द्वार की पहरेदारी कर रहा था कि कुछ तो बात है जो शिष्य को परेशान कर रही है। गोचान सोचता है कि उसका मास्टर नरम हो गया है और जानना चाहता है कि इस मार्शल आर्ट्स अनजान राक्षस में खास क्या है। पहले जब शिष्य ने युवा मास्टर की मृत्यु के बारे में सुना तो वह घबरा गया और अपने मास्टर से उनकी योजना के बारे में पूछा। जोर से बोल रहे शिष्य को बीच में ही रोककर चुप कराने के बाद कैम ने अपने शिष्य को बताया कि उसकी भूमिका वही रहेगी। मास्टर ने गोचान को आदेश दिया कि वह राक्षस लड़के पर निगरानी रखे और उसे अपने कमरे के अंदर ही रखे जब तक कि वह नई योजना नहीं बना लेता। एक नई योजना ढूंढने के बाद गार्ड कैम ने जॉन से छुटकारा पाने का फैसला किया। वह आदमी लड़के को बाहर निकालने के बाद दुश्मन की तरफ जाने की योजना बनाता है। गोचान ने यह तथ्य उजागर किया कि जॉन को जहर दिया गया है। शिष्य सोचता है कि लड़का विद्रोह करने में असमर्थ था, इसलिए उसने राक्षस लड़के को मारने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मृत मॉक का जिक्र करने वाला था, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मास्टर ने कहा कि लड़का वह नहीं है। गार्ड कैम ने पुष्टि की कि दानव लड़का विद्रोही स्वभाव का और तेज दिमाग वाला है, क्योंकि उसने तीसरे मास्टर की गर्दन तोड़ दी थी। उसकी पहचान। जैसे ही वह अपनी राह जारी रखता है, मास्टर अपने शिष्य को बताता है कि कैसे वध करने वाले दरांती राक्षस से उलझना जोखिम भरा है। गोचान परेशान था क्योंकि वह अपने मास्टर का विरोध नहीं कर सकता था, जिसने उसे एक विषाक्त लड़के की निगरानी करने के लिए कहा था जो मार्शल आर्ट से भी परिचित नहीं था। जॉन ने गार्ड को उसकी हताशा से फर्श पर पैर थपथपाते हुए सुना। लड़का यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके अपहरणकर्ता ने, जिसने उसके दरवाजे पर केवल एक गार्ड रखा था, उसे स्टैंड इन बनाना क्यों चाहा। कुछ दिनों बाद नकली मास्टर ने महल का माहौल समझा और यह जान लिया कि यह पर्याप्त सुरक्षित है और स्टैंड इन सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, जिससे लड़का अपनी भूमिका को लेकर संदेह में पड़ गया। झांग ने अनुमान लगाया कि गार्ड कैम उसे उसकी उपस्थिति के पीछे का कारण नहीं बताएगा। उन्मादी चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। पागल लड़के को आखिरकार समझ आ गया कि कठपुतली मास्टर दुश्मन के पक्ष में शामिल होने की योजना बना रहा है। गोचान अभी भी दरवाजे की रक्षा कर रहा था। गार्ड कैम का शिष्य खड़े खड़े सो गया। आदमी अचानक नकली मास्टर द्वारा दरवाजा खोलने पर जाग गया। भ्रमित गार्ड ने पूछा कि क्या लड़का बाथरूम जाना चाहता है, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि उसे बाहर जाकर आदमी से कुछ सवाल पूछने हैं। गार्ड कैम के परेशान शिष्य ने तुरंत लड़के से कहा कि वह अपने कमरे में वापस जाए, वरना वह उसे पीटेगा। जैसे ही गोचान ने नकली मास्टर को कॉलर से पकड़ा, मानसिकता के दानव ने कहा कि अगर यह उनके बीच रखा जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। अचानक शिष्य ने नकली मास्टर को दीवार पर थप्पड़ मार दिया।